हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम लोग आगे क्लासेस कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, परमाणु और अणु। ये चैप्टर हिंदी में है, बुक ये हिंदी में है, लेकिन मैं इसे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी कॉन्सेप्ट को, ताकि आपको ईजी लगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं एटम क्या होता है। ठीक है, तो एटम के बारे में हमारे भारतीय दार्शनिक और जो ग्रीक दार्शनिक है, इन्होंने भी इसको बहुत टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था कि होता क्या है कि अगर किसी भी मैटर को, मैटर जानते हैं ना, मैटर मतलब पदार्थ। ठीक है, पदार्थ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है उसका द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब मैटर के बारे में ये कहा, सबसे पहले देखो ये इनका नाम आता है महर्षि कनाड का। इन्होंने कहा कि अगर हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, मतलब इसको टुकड़े करते जाएं और एकदम लिमिट पे आएँ, डिवाइड करते हुए एकदम लास्ट लिमिट जो आएगी, वो जो लास्ट लिमिट होगी जिसको अब आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसी को हम एटम बोलते हैं। मतलब वो अब डिविजिबल नहीं होता है, अविभाज्य कण जो आखिरी में बचता है, उसी को हम एटम यानी कि परमाणु कहते हैं। तो ये बात किसने कही थी? हमारे भारतीय दार्शनिक रहे थे महर्षि कनाड। इन्होंने कहा था कि अगर हम द्रव्य को विभाजित करें तो अंत में एक सीमा आएगी जब हम उस कण को, जो कण हमें प्राप्त होगा, उसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसी अविभाजित कण को हम क्या बोलते हैं? एटम यानी कि परमाणु कहते हैं। अब यही बात एक और दार्शनिक रहे थे पगुदा कात्यायाम, इन्होंने भी ये बात कही थी। और उसके बाद जो ग्रीक दार्शनिक रहे थे डेमोक्रिटस, ठीक है, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, इन्होंने भी ये बात कही थी कि जो अविभाज्य कण होगा उसे ही परमाणु कहा गया है। ये बात, अब यहाँ तक इन्होंने ये बात तो कह दी, लेकिन इस पर कोई एक्सपेरिमेंट प्रॉपर उस टाइम हुआ नहीं था। फिर जो अगर जिनको इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवॉइजर को कहा जाता है। तो इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया। ठीक है, मैं इंग्लिश में यहाँ पे एडिट करके लिख दूंगी। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो केमिकल कॉम्बिनेशन का नियम है, मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, रासायनिक संयोजन का नियम, इसके अंतर्गत कितने नियम आते हैं, कितने लॉ आते हैं? ठीक है, तो 2 आते हैं। पहला आता है मास का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा आता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इनको अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात इन 2 नियमों का प्रतिपादन किया। तो एक और चीज़ यहाँ से क्लियर करते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की में वो मोर देन 1 वाला ऑप्शन रहता है। तो अगर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एनसीईआरटी में सबसे पहले तो यहाँ यही दे रखा है कि एंटोनी लेवॉइजर ने किया था, लेकिन इसमें प्रोस्ट का भी योगदान है। ठीक है, तो प्रोस्ट का भी योगदान है। लेवॉइजर और प्रोस्ट दोनों ने ही मिल करके लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 नियम दिए थे। मतलब पहला नियम लेवॉइजर ने दिया था और सेकेंड वाला नियम प्रोस्ट की देन है। ठीक है, अब पहला नियम है क्या? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब कोई भी रिएक्शन होती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल A + B गिव्स आउट C + D। ठीक है, ये पूरी एक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में द्रव्यमान का मतलब मास ना पैदा होता है, ठीक है, नाइदर इट क्रिएटेड नॉर इट डिस्ट्रॉयड, ना ये पैदा होता है ना ये ख़त्म होता है, जैसा है वैसा बना रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये 2 ग्राम था, 2 ग्राम हमने लिया था, ये 3 ग्राम लिया था, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो C बना ये 4 ग्राम बना और ये बना जो 1 ग्राम बना। अब देखेंगे कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का वैल्यू कितनी हो रही है? 3 + 2 5 हो रही है। इसी तरह इधर जो प्रोडक्ट है उनकी भी वैल्यू 5 हो रही है। तो मतलब मास ना क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ। ये डेफिनेशन यहाँ पे आपको दिख जाती है। अभी मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, नादर इट क्रिएटेड नॉर इट डिस्ट्रॉयड, ना ही विनाश होता है। ये नियम अगर पूछा जाए द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो लेवॉइजर टिक करना रहेगा। अब दूसरा आ जाता है स्थिर अनुपात का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में होता क्या है कि जो यौगिक होता है, यौगिक क्या होता है? कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक स्थिर अनुपात में उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर H2O है तो H2O में देखेंगे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। अगर हम इसको H2O2 लिख देंगे तो क्या ये तभी भी पानी रहेगा? नहीं, ये इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मतलब अगर इनका प्रपोर्शन बदला
तो कंपाउंड बदल जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड किसी भी जो कोई भी कंपाउंड होता है उसमें जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका रेशियो फिक्स होता है। ये बात किसने कही, ये बात प्रोस्ट ने प्रॉपर डेफिनेशन दी थी। प्रोस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है। मतलब किसी यौगिक का मतलब कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं। अब कौन से निश्चित अनुपात में होते हैं ये भी समझना है, द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए वाटर का हम लेते हैं, तो वाटर का यहाँ दिखाया गया है कि वाटर का रेशियो 1:8 होता है। 1:8 कैसे आया? हाइड्रोजन का कितना होता है मास, हाइड्रोजन का होता है 1, और पानी में H2O में हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 1:2 हुआ। रेशियो लगाते हैं। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होता है, याद रखिएगा द्रव्यमान के। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे अगर हम इसको 2:16 बनेगा, अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइएगा CO2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, CO2 का जो द्रव्यमान का रेशियो है वो कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाती है 2 नियम कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो आता है, यहाँ बात हो रही है जॉन डाल्टन की। तो जॉन डाल्टन फेमस है ये एटमिक थ्योरी के लिए। अगर पूछा जाता है डाल्टन एटमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है कि एटम को लेकर के सबसे पहली जो प्रतिष्ठित थ्योरी है वो किसने दी थी, तो जॉन डाल्टन ने दी थी, मतलब जिसको माना गया तो वो जॉन डाल्टन ने दिया था। सिद्धांत है एटमिक थ्योरी जिसको मैं कह रही हूँ, हिंदी में कहते हैं परमाणु सिद्धांत। कब दिया था, 1808 में दिया था, और ये मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब ये सिद्धांत था क्या, इसमें कुछ 4-5 पॉइंट हैं, तो उसमें से कुछ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इनको याद करना है। अब सभी द्रव्य, इन्होंने कहा जितने भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, वो किससे मिलके बना होता है, एटम से मिलके बना होता है। फिर दूसरी बात, एटम क्या होता है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, मतलब इसको अब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ना इसको पैदा किया जा सकता है, ना इसका विनाश किया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड वाला कि दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब अब यहाँ समझिएगा, दिए गए तत्व के मतलब अगर हमने सोडियम मैंने लिया है और सोडियम आपने भी लिया है, ठीक है, तो अगर सोडियम के देखा जाए, सोडियम के जो परमाणु होंगे वो उनका मास सेम होगा। ठीक है, सोडियम का जो मास होगा, सोडियम के जितने भी एटम हैं उन सबका मास सेम होगा। ठीक है, मेरे वाले का भी मान लीजिए 23 है और आपके वाले का भी 23 ही रहेगा, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेगी। लेकिन अगर दो नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट इसका है कि 4th नंबर कि भिन्न भिन्न तत्व हैं, जैसे मेरे पास सोडियम है और आपके पास क्लोरीन है, ठीक, तो ये भिन्न भिन्न तत्व हैं, अलग अलग एलिमेंट हुए, तो इनका मास भी अलग होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होगी, इनके एटम्स की। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है 4th नंबर कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। अभी मैंने प्रोस्ट का जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नियम बताया, वही ये नियम है कि अलग अलग तत्व के परमाणु मिल करके किस अनुपात में, जो उनके द्रव्यमान के रेशियो के अनुपात में एक फिक्स रेशियो होता है, क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। मतलब किसी भी जो कंपाउंड में जो एटम होते हैं उनकी रिलेटिव जो वैल्यू होती है, रिलेटिव नंबर होते हैं, और उनका जो प्रकार होता है वो निश्चित होता है। ये 6 पॉइंट हो गए यहाँ तक। ठीक है, अब इसके आंसर कर लेते हैं ताकि जो अभी हमने पढ़ा उसको, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। यहाँ पे कह रहा है कि 5.3 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट है, तो उसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख देती हूँ, 5.3 + 6 है, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, CO2 कितना 2.2 + 8.2 प्लस वाटर भी मिलेगा, अभी मैं आगे क्वेश्चन दिखा दूंगी। ठीक है, अब इनको इधर जो रिएक्टेंट है इनको जोड़ेंगे तो आपका 11.3 आएगा, और इधर जोड़ेंगे तभी भी आपका 11.3 आएगा। ठीक है, 11.3। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लग रहा है, यही क्वेश्चन में दे रखा था कि आप बताओ कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो मास है वो इक्वल हो गया। इससे प्रूव होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट आ जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार रेशियो, अभी हमने देखा था पानी में वाटर में रेशियो कितना होता है, 1:8 होता है। तो अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले ली जाए तो उसके लिए ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता लगेगी, तो यहाँ पे 1
1 है ना, 1:8, तो 1 को अगर हम 3 कर दे रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लगेगा, 24 लगेगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा नियम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से मेल खाता है। मतलब मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था, मास को ना पैदा किया जा सकता है ना ख़त्म किया जा सकता है, और यही बात डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में भी कही है। वो किस नंबर पे आती है, वो आपका सेकंड वाला हो जाता है। ये देखिए कि ना वो सृजित किया जा सकता है ना उसका विनाश किया जा सकता है, तो सेकंड नंबर आ जाएगा। फिर आ जाता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा नियम निश्चित अनुपात, जो प्रोस्ट वाला नियम था ना कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, वो व्याख्या कौन सा करता है डाल्टन में। तो डाल्टन में ये देखिए यहाँ पे है कि अनुपात वाले 5वां नंबर। ठीक है, 5वां नंबर जो है, अच्छा इनको ना पोस्टुलेट कौन सा, डाल्टन सिद्धांत का कौन सा अभिगृहित, माने कि पोस्टुलेट जिसको बोलते हैं, ये 5वां पोस्टुलेट है जो कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के साथ मैच खाता है। अब आ जाते हैं परमाणु क्या होता है। तो परमाणु के बारे में हमने देख लिया, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा अविभाज्यकरण होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो ऑन एन एवरेज जो त्रिज्या होती है वो नैनोमीटर में मापी जाती है। ठीक है, किस में मापी जाती है, परमाणु त्रिज्या इतनी छोटी होती है कि इसको नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। का बताया जैसे परमाणु का 10⁻10 तक, 10⁻⁻10 तक चला जाता है। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसका 10⁻⁹ तक चला जाता है। हीमोग्लोबिन का जो होता है 10⁻8 तक चला जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हुए हैं कि इनके एटम की जो रेडियस होती है वो वेरी करती है जो अलग अलग पदार्थ हैं उनके अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक है कि इनका जो जितने भी एटम होते हैं उनकी नेमिंग कैसे की गई। तो सबसे पहले डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने हर एक एलिमेंट के लिए क्या किया था, उस टाइम जितने नोन एलिमेंट थे उनके लिए उन्होंने सिंबल्स का यूज़ किया था। ठीक है, एक विशिष्ट स्पेसिफिक सिंबल, जैसे हाइड्रोजन के लिए ऐसा सिंबल था। तो इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे याद कर सकते हैं कि एटम के नेमिंग के लिए या सिंबल्स के लिए किसने सबसे पहले ये काम किया था या सबसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो डाल्टन ने किया था। लेकिन अभी जो करेंटली जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे करेंटली जो नेमिंग वाला चल रहा है जिसमें हम लोग सोडियम को Na लिखते हैं, इस टाइप में, मतलब पहला वर्ड कैपिटल होता है देन स्मॉल होता है, ये किसने किया था, तो ये बेर्जीलियस ने किया था। ठीक है, तो बेर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नाम, जो उनका नाम है उसके 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित होता है। मतलब या तो फर्स्ट लेटर या जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, तो उससे प्रदर्शित होता है। ये अभी भी यही चल रहा है। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, बेर्जीलियस ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो जितने भी नाम है, क्योंकि नाम से ही सिंबल बनेंगे, तो ये नेम कहाँ से आ रहे थे, जितने भी एलिमेंट, जैसे कॉपर है तो कॉपर का नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ, साइप्रस से उत्पन्न हुआ। जहाँ ये मतलब कुछ एक एलिमेंट ऐसे थे जहाँ से ये प्राप्त हुए, उस जगह के नाम से ही इनका नाम बना दिया गया। जैसे कॉपर साइप्रस से प्राप्त हुआ था तो वहीं से इसका नाम कॉपर बन गया। इसी तरह कहीं कहीं रंग के हिसाब से बना, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का अर्थ होता है पीला, तो ये क्योंकि पीले रंग का होता है इसी वजह से इसका नाम गोल्ड पड़ गया। और इसके बाद ना जितने भी जो नेम अब अभी करेंटली आजकल जो भी नाम प्रदान किया जाता है वो कौन सी संस्था करती है, IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, और कैसे नेमिंग किया जाता है, पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा एंड देन सेकेंड लेटर अगर दिया जाता है तो स्मॉल लेटर में होता है। जैसे हाइड्रोजन का H होता है, एल्युमिनियम का AL होता है, सेकेंड स्मॉल होगा, ये पीछे लास्ट वाला गलत है। कोबाल्ट का CO होता है। इस तरीके से अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो आपको मोस्टली चीज़ें पता होंगी। अब यहाँ पे ना जैसे कुछ एक पॉइंट अगर वन लाइनर में आ जाता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो नाम होते हैं ये इंग्लिश में ही हो, लैटिन या जर्मन या ग्रीक भाषाओं के नामों से भी बनाया गया है। जैसे आयरन है तो आयरन का आपने जो सिंबल होता है वो Fe होता है, तो Fe उसके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि आयरन जो Fe है वो कौन से भाषा से उत्पन्न हुआ है या कौन से नाम से उत्पन्न हुआ है, तो लैटिन नाम के फेरम से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, इस तरह सोडियम किससे, सोडियम का Na होता है, तो सोडियम Na नाइट्रियम से लिया गया है और पोटेशियम का कैलियम से लिया गया है। ठीक है, तो नाइट्रियम
नाइट्रियम किसका है? सोडियम। तो ठीक है, सोडियम का जो नेम है वो क्या था? नाइट्रियम था। नाइट्रियम से Na बना है और K पोटेशियम का कैलियम होता है, ठीक है, उससे ये बना है। तो यहाँ पे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ये चार्ट दे रखा है, अगर इन केस आपको नहीं पता है कि किसका क्या सिंबल होता है तो आप देख सकते हैं। जैसे कि कुछ एक स्पेसिफिक ये गोल्ड का Au होता है, Ag सिल्वर का होता है, ठीक है। तो ये जो सोडियम पोटेशियम जो इनके एकदम जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ना, उसके जस्ट विपरीत में ये चला जाता है या फिर डिफरेंट चला जाता है, तो इसके लिए आप याद कर सकते हो। अदरवाइज इसमें इतना भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आ जाता है परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि एटमिक मास क्या होता है। तो एटमिक मास के बारे में सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी होगी। मैं क्योंकि एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, तो वहाँ पे ना आपको ये याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 कार्बन, मतलब अगर हम इसका रेशियो बनाएं कार्बन का मास वाला, तो मास कितना होता है कार्बन का? कार्बन का मास होता है 12, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 और 4, मतलब 3 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पे एक कार्बन बनाएंगे रेशियो में, तो एक कार्बन का मतलब हुआ 4/3 ऑक्सीजन। एक कार्बन पे कितनी ऑक्सीजन लगेगी? 4/3 ऑक्सीजन लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन से जो कंपैरिजन किया जा रहा है, इसी से ही परमाणु जो द्रव्यमान है, एटमिक मास है, वो निकलता है, ठीक है। अब एटमिक मास को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था? पहले AMU से रिप्रेजेंट किया जाता था, एटमिक मास यूनिट, ठीक है, एटमिक परमाणु द्रव्यमान इकाई। लेकिन अभी IUPAC ने इसको द्रव्यमान को लिखने का U बताया है कि आखिरी में क्या लिखेंगे? U। जैसे देख रहे हैं ना 1U लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1U होता है। इस तरीके से जैसे कार्बन का कितना होता है? 12U। तो ये जो U है, ये U का मतलब क्या होता है? U का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। U का फुल फॉर्म होगा, U का मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म होगा यूनिफाइड मास। अब हुआ क्या कि अभी तो हम लोग कार्बन को एज अ कंटेक्स यूज़ करते हैं किसी का मास निकालने के लिए, पहले ऑक्सीजन का यूज़ किया गया था, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं, अगर पूछा जाए इन केस कि कार्बन से पहले किसका उपयोग किया गया था परमाणु भार निकालने के लिए, किसके रेफरेंस में निकाला गया था? तो ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/16 भाग जो होता था उसको एक इकाई के रूप में लेते थे, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंटली ये चल रहा है 1961 में परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटमिक मास को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 आइसोटोप हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। कार्बन 12 आइसोटोप को एक स्टैंडर्ड के रूप में लिया गया है अदर परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कार्बन 12, ये अगर MCQ में आएगा तो आपको कार्बन 12 वाला यूज़ करना है, कार्बन 12 आइसोटोप का को चूज़ करना है फॉर कि इस कंटेक्स्ट में ही सारे परमाणु द्रव्यमान निकाले गए हैं, इसके रेफरेंस में ही सारे परमाणु द्रव्यमान निकाले गए हैं। अब यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक जो एटमिक मास है उसकी इकाई के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन 12 आइसोटोप का जो द्रव्यमान है, ठीक है, C12 का जो मास है उसके 1/12वें भाग को एज अ यूनिट लेते हैं फॉर एटमिक मास, ठीक है। इतना पॉइंट हो गया। अब इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ना कि अगर पूछा जाए कि परमाणु भार क्या है, तो यहाँ पे अगर देखें एटमिक मास जो है, मान लो ये एटमिक मास है, ठीक है, एटमिक मास ये क्या होगा? कार्बन 12 के कार्बन C4 कार्बन के 1/12वें भाग का कितना गुना है? ये जो कितना गुना होगा ना, यही आपका जो एटमिक मास है वो निकल आता है, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल हो गया, लेकिन आपको सिर्फ अगर MCQ में आएगा तो कार्बन 12 के 1/12वें भाग को चूज़ करना है फॉर एटमिक मास। इसी के रेफरेंस में ये जितने भी मास आपको दिख रहे हैं ये निकाले गए हैं। हाइड्रोजन कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है और मैग्नीशियम का 24 होता है, सल्फर का 32 होता है, ठीक है। तो ये कुछ दे रखे हुए हैं। क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। अब ये जो पॉइंट में है ये कैसे आता है, ये अभी हम जब आइसोटोप जानेंगे ना तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको फॉर्मूले में करें कि परमाणु द्रव्यमान को कैसे कर सकते हैं कि उसके परमाणु का औसत द्रव्यमान, औसत वाला यानी कि एवरेज जो मास है उस एटम का अपॉन कार्बन का एक परमाणु C और इंटू 12 क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि अगर कार्बन का 1/12 करते तो ये कन्वर्ट होके ऊपर ही पहुँचता है, ठीक है।
तो यहाँ से ये पॉइंट हो जाता है क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वैसे MCQ वाइज में जितना भी पॉइंट आ रहा है वो मैं कवर कराते हुए चल रही हूँ। अब आ जाता है कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं, मतलब एटम जो होते हैं या तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल, या फिर आयन बनाते हैं, ठीक, आयन। तो एटम जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं, मतलब एटम जनरली जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, या तो मॉलिक्यूल के रूप में या फिर आयन के रूप में। ठीक है, तो ये पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी कि एटॉमिक मास यूनिट को एक्सप्लेन करने कहा जा रहा है, तो जो कि मैंने बताया। और उसके बाद अभी परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता, क्योंकि इनकी जो त्रिज्या होती है वो बहुत ही कम होती है, नैनोमीटर में मापी जाती है, इसी वजह से इसको देखना संभव नहीं होता है, बहुत ही छोटे होते हैं। अब अणु की बात करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल के बारे में, मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से अधिक जो एटम है वो जब समूह बनाते हैं और जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, मतलब किसी केमिकल बॉन्ड द्वारा, जैसे या फिर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसके द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि H2 का हम देख लें, ठीक है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अभी हम H2 को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो हाइड्रोजन एटम है, एक और एक, ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसी वजह से ये क्या बना, मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, तो अब ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैंने बताया जो परमाणु होते हैं यानी कि एटम होते हैं वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है उसे क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में कहा जाता है, परिभाषित किया जाता है, जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है। उसके अंदर वो सारे गुण होते हैं जो उस यौगिक के होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो अणु है यानी कि मॉलिक्यूल है, दो टाइप के पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ई फॉर एलिमेंट हो गया, और एक हो जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मतलब तत्वों के अणु, जो कि पहला हेडिंग है, और अगला हो जाएगा यौगिक के अणु। अब तत्वों के अणु का मतलब क्या होता है, इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर तत्व रहेगा, जैसे आर्गन है, हीलियम है। ठीक है, इनकी जो परमाणु, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो केवल एक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है, जैसे मैंने देखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन H2 दो परमाणुओं से मिलकर बना है। ऑक्सीजन O2, ठीक है, तो जो कुछ एक ऐसे होते हैं जो एक ही परमाणु से मिलके अणु बना लेते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो 2 से मिलके बना लेते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो 3 से मिलके बना लेते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो 8 से मिलके बनाते हैं, जैसे S8 का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो होते हैं ना, ये जो हम 1 2 3 4 देख रहे हैं कि कितने परमाणु मिलके बनाते हैं, इन्हीं को हम एटमॉसिटी कहते हैं, यानी कि परमाणुकता कहते हैं। आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएट गलत, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रही हूँ। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ गए होंगे, परमाणुकता बोलते हैं। ठीक है, तो परमाणुकता क्या होती है कि जो अणु बनाने में जितने परमाणुओं की संख्या होती है उसी को उसकी कितनी होती है, परमाणुकता कितनी होती है। जैसे आर्गन अकेले ही एक ही परमाणु से मिलके अणु बना लेता है, हीलियम एक से हो जाता है, ऑक्सीजन का देखा O2 होता है, हाइड्रोजन का H2 यानी कि 2 हो गया, डाई एटमिसिटी। ठीक है, अब अगला आ जाता है क्लोरीन का भी डाई होता है, फॉस्फोरस का टेट्रा होता है, ये याद रखिएगा, P4 होता है ना, फॉस्फोरस का टेट्रा होता है, और सल्फर का बहु होता है, बहु मतलब पॉली एटमिसिटी, पॉली का मतलब होता है कई सारे, जैसे S8 हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे जितने भी जो धातुएं होती हैं वो जनरली उनकी मोनो एटमिसिटी होती है, मतलब एक परमाणुकता होती है, एक ही होते हैं, ये एक सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनको दो की ज़रूरत नहीं होती एक। ठीक है, अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। और जितने भी अधातु होते हैं, अधातु डिपेंड करता है अलग अलग, कुछ एक मोनो वाले हैं, कुछ एक डाई वाले हैं, कुछ टेट्रा वाले हैं, कुछ पॉली वाले हैं। अब आ जाता है कि हम जानेंगे जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे होते हैं। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। कंपाउंड जैसे H2O, यौगिक, जो एक फिक्स अनुपात में होते हैं ना, जो फिक्स एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके यौगिक के अणु बनाते हैं। अलग अलग तत्व उसमें एक जैसे होते थे, इसमें अलग अलग होते हैं। जैसे कि वाटर का, तो वाटर का देखेंगे 1:8 रेशियो है, जो कि हमने पहले जाना था। अमोनिया का 14:3 है। कैसे होता है ये रेशियो, कैसे निकलता है, इनके मास के अकॉर्डिंग। जैसे नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, NH3 होता है ना,
हाइड्रोजन का एक होता है, लेकिन एक गुणे 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 14:3 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा? 3:8, जो कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन पूछा भी था। उसका आंसर अगर आपने कमेंट सेक्शन में दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और 16 × 2 करेंगे एंड देन सॉल्व कर लेंगे और फिर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जानेंगे आयंस के बारे में, क्योंकि मैंने बताया एटम किस रूप में एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली तो एग्जिस्ट करते नहीं है, या तो वो मॉलिक्यूल रूप में होते हैं यानी कि अणु रूप में होते हैं, या फिर आयंस रूप में होते हैं। ठीक है, आयंस के रूप में होते हैं। तो अब हम आयन जानेंगे, आयंस क्या होते हैं। तो धातु या अधातु युक्त जो जितने भी कंपाउंड होते हैं, जिसमें मेटल और नॉन मेटल वाले जो कंपाउंड होते हैं उसमें आवेशित कणों से बने होते हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड होते हैं ये किससे होते हैं? आवेशित कण मतलब चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। इन्हीं चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। आयंस कहते हैं, आयंस का मतलब चार्ज पार्टिकल से, ऐसे समझिएगा। और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्ट करते हैं, मतलब इनसे, ये 10th में हम पढ़ेंगे वैसे तो। आवेशित कण होते हैं मतलब चार्ज पार्टिकल होते हैं, इन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब किसको क्या कहते हैं ये याद रखिएगा। जो ऋण आवेशित कण होता है मतलब निगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं, और जो धन आवेशित कण होता है उसको कैटायन कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा सोडियम, जो मेटल होते हैं, मेटल पे जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब पॉजिटिव चार्ज है यानी कि ये जो सोडियम है, ये इस पर जो चार्ज है इसको क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। और जो नॉन मेटल होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होता है, इसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ तक हो गया क्लियर। अब एटमिक आयन के बारे में बताया गया है, तो इसको अभी हम शॉर्टकट में समझ लेंगे कि कैसे ये होता है। जैसे कि अगर हम ये चार्ट देखें, अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छा, आप किसी भी कंपाउंड को बना लेंगे, कोई भी यौगिक आप बना सकते हैं इनके चार्ज याद होने से। सोडियम के पास 1 होता है, पोटेशियम के पास 1 होता है, सिल्वर के पास 1 होता है, कॉपर फर्स्ट एंड कॉपर सेकंड, दो अलग अलग है। तो कॉपर फर्स्ट है यानी कि 1 चार्ज है पॉजिटिव का, सेकेंड है तो 2 चार्ज होगा। मैग्नीशियम के पास 2 है, कैल्शियम के पास 2 है। तो आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये वनडे एग्जाम के लिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर टीचर बनते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब हाइड्राइड लिखा होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा। क्लोराइड के पास 1 माइनस चार्ज होता है, ब्रोमाइड 1, आयोडाइड 1, ऑक्साइड 2, सल्फाइड 2, तो ये हो जाता है। अब ये जो लास्ट वन, तो बहुपरमाणुक आयन, अब ये जो पॉली एटमिक आयन होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखिए यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ अकेले का था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड किससे मिलके बना है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलके बना है। कार्बोनेट, ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये। हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? HCO3 और चार्ज कितना होता है? -1। ठीक, नाइट्रेट का क्या होता है? NO3, चार्ज क्या होता है? -1। अब सीधी सी बात है, आगे हमेशा याद रखेंगे। आगे एक मुझे यहाँ तक याद है कि SSC CGL में बहुत पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरली जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, आगे वाला जो होता है वो मेटल होता है, पीछे वाला नॉन मेटल होता है। मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल के पास निगेटिव चार्ज होता है। जब पॉजिटिव निगेटिव के मिलने से ही आयनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो फॉस्फेट का ये याद रखेंगे, फॉस्फेट का PO4 होता है और चार्ज कितना होता है? -3 होता है। इसी की बात हुई कि कैसे यौगिक बनते हैं, तो ये उनकी वैलेंसी पे निर्भर करता है, उनकी जो संयोजन क्षमता होती है उस पर निर्भर करता है। 4th चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो 4th चैप्टर में है, यहाँ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। से एक बार रफली समझ लीजिएगा। जैसे कि अगर हम देखें कि एक ज़रूरी नहीं है कि एक एटम की वैलेंसी हमेशा सेम हो। जैसे कॉपर की कॉपर सेकंड भी हो सकती है, 2 संयोजकता भी है, मतलब उनकी संयोजन क्षमता 2 है, और कॉपर की 1 भी है। इसी तरह आयरन की भी, आयरन 3rd है और आयरन 2nd है। आयरन की 2 भी हो सकती है, आयरन की 3 भी हो सकती है। तो ये जो संयोजन क्षमता होती है उसके अनुसार ये लोग अपने यौगिक बनाते हैं। अब बनाते कैसे उनको हम एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना है, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, क्लोराइड का सिंबल क्या होता है? Cl। हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज होता है? आगे मेटल के रूप में काम कर रहा है तो +1 हो गया। क्लोराइड का कितना होता है? -1 हो गया। क्रॉस चला जाएगा, इसी को बोलेंगे HCl। ठीक है, ये HCl बन जाता है। अब जैसे यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन दे रखे थे, वो कुछ क्वेश्चन करा देती हूँ, बाकी क्या आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे अगर हम देखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताती हूँ मैं। तो मैग्नीशियम के क्या होता है सिंबल? Mg। हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है? OH होता है। ये पॉलीएटमिक है। मैग्नीशियम के पास कितना चार्ज होता है? 2, और हाइड्रोक्साइड के पास कितना होता है? -1। अब ये क्रॉस गया,
अब यहाँ पे देखिएगा, इसको लिखने का तरीका होता है Mg लिखा और OH और 2 यहाँ नहीं लिखेगा, कंप्लीट के ऊपर 2 लगेगा क्योंकि ये दोनों का हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों का हो जाएगा तो MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसी तरह आप ये सूत्र जितने भी हैं इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। वो जो चार्ट मैंने दिखाया था ना जिसमें चार्जेस लिखे थे कि प्लस होता है माइनस होता है, वहाँ से ही ये आप, अगर आपको चार्ज नहीं याद है तो आप वो वहाँ से याद करके फिर करेंगे। अब इनका नेमिंग कैसे करते हैं, जैसे ये दिखा है एल्युमिनियम, SO4 का मतलब होता है सल्फेट, ये उसी टेबल में दे रखा हुआ था। Ca का मतलब होता है कैल्शियम और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, क्लोरीन नहीं, जब ये पीछे लगा हुआ है इसका मतलब ये क्लोराइड हो गया। पोटेशियम सल्फेट, SO4 को सल्फेट कहते हैं, SO3 को सल्फाइड कहते हैं, ठीक है। S का सिर्फ S लिखा हुआ है तो सल्फाइड हो जाएगा। जैसे H2S है तो हम क्या बोलेंगे, H का मतलब हुआ हाइड्रोजन और S सिर्फ लगा इसका मतलब सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि H2S में कितने अणु हैं, तो H2S में कितने हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं और 1 सल्फर है तो कितने हो गए, 3 है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना हुआ, आयन कितने हैं, तो फॉस्फोरस कितना हुआ, 1 हुआ, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो टोटल मिलके कितने हो गए, 5 हो गए, यानी कि। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास। बहुत इजी सा निकालने का तरीका होता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और उसके अलावा फॉर्मूला मास क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका बहुत इजी सा है। H2O है, अब इसका निकालना है तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो उसके लिए आपको मास वाला जो सबसे पहले टेबल बताया था ना कि हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, सोडियम का कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। तो ये मास है। तो जो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो गुणे 2 कर लिया, फिर प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, अब इनको जोड़ देंगे तो कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। इसी तरह HNO3 का देखते हैं तो HNO3 का हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, फिर प्लस ऑक्सीजन, जैसे जैसे एटम बदलता है अगला प्लस लगेगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 और 16 3 है ना ऑक्सीजन तो गुणे 3, तो 16 3 48 और 15, 48 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 63 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास दोनों ही सेम तरीके से निकलता है, बस फ़र्क ये होता है कि फॉर्मूला मास वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आयन होते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, तो उनके लिए हम फॉर्मूला मास का यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, बोलने का फ़र्क है, निकालने का तरीका सेम वही है। देखिए NaCl का इन्होंने निकाल के दिखाया है। Na सोडियम का कितना होता है, 23 है, 1 है तो इन्होंने 1 से गुणा कर दिया, आप चाहो तो 1 से गुणा करो या ना करो, बात तो वही आएगी। प्लस लगाया और क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 हो गया, तो इन दोनों को सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे आपका फॉर्मूला मास निकल आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि मोल क्या होता है। इससे रिलेटेड 2 फॉर्मूले हैं, उनको हम जानेंगे। और मोल सबसे पहले जो वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा उस पर आ जाते हैं कि 1896 में 1896 में विल्हेम ऑस्टवार्ड ने, ठीक है, मोल शब्द प्रस्तावित किया था। तो मोल शब्द किसकी देन है, ऑस्टवार्ड की देन है। कब, 1896 में। मोल कौन सी भाषा से लिया गया है, तो मोल लैटिन भाषा के मोल्स से लिया गया है, मोल्स से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, ढेर, हीप या पाइल, ठीक है। अब ये हो गया इसका एक अगर क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बनेगा तो। अब उसके अलावा जो मोल है इसको एक्सेप्ट कब किया गया, मतलब इन्होंने तो इंट्रोड्यूस किया था लेकिन इस विचार को एक्सेप्ट किया गया 1967 में। 1967 में मोल इकाई को स्वीकार कर लिया गया जो परमाणु यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल की जो वृहद संख्या को निरूपित करता है, मतलब सरल रूप देता है। अब क्या है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले मोल के बारे में कि होता क्या है। मोल को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसे शॉर्टकट में ऐसे समझिए, जैसे अगर हम कहते हैं कि 1 दर्जन में कितने केले आएंगे, तो 12 आएंगे। एक ग्रॉस में कितना आएगा, 144 आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वो आएगा, ठीक है। इस तरह पूछा जाए अगर 1 मोल किसी पदार्थ का 1 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, कितना नंबर ऑफ आयन होगा, ये ऑब्लिक में होगा, ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज़। तो 1 मोल में कितना होता है, 6.022 × 10⁻23, ठीक है। क्या, या तो एटम मतलब परमाणु, या मॉलिक्यूल यानी कि अणु, या आयन,
ठीक है। तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने आयंस होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर मैंने बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी नंबर को ही एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो इसी को कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो संख्या होती है इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसको किससे निरूपित किया जाता है, एन नॉट, ठीक है, 0 बोल सकते हो या नॉट बोल सकते हो, इससे निरूपित किया जाता है। ठीक है। जो एक संख्या होती है मोल, जो ग्राम में उसके परमाणु तथा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। अब इसी लाइन को समझने के लिए एक चार्ट दे रखा है इन्होंने, आई थिंक ऊपर दे रखा था क्या, हाँ ठीक है। तो जैसे दे रखा है कार्बन का 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ, तो ग्राम में जो उसका परमाणु द्रव्यमान है 12 ग्राम में कितने परमाणु संख्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। तो इस संख्या को निरूपित करता है 1 मोल। अभी और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेंगे फॉर्मूले से कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ क्वेश्चन और रहता है, मॉलिक्यूलर मास यानी कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है और मोलर मास, इनमें फ़र्क क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर मास को हम यू से डिनोट करते हैं, जैसे 1U हो गया, और उसी को मोलर मास में 1G लिख देते हैं। तो फ़र्क ये होता है कि 1G ये डिनोट करता है कि 1 मोल परमाणु होते हैं, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने परमाणु हैं, 1 मोल है। और 1 मोल की संख्या आपको पता ही रहती है, 1 मोल में कितना आता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो मतलब यहाँ पे इतना कुछ समझने वाला नहीं था, बस इतना याद रखना है कि मोलर जो मास होता है, मोलर मास वो G में रहता है, और मॉलिक्यूलर मास किस में रहता है, मॉलिक्यूलर मास वो U में रहता है। बस इतना सा ही, और दोनों की वैल्यू सेम रहती है, कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं मेन फॉर्मूले पे कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले एक क्वेश्चन बनेगा कि मोल को किससे डिनोट करते हैं, तो N से डिनोट करते हैं। ठीक है। मोल की कोई यूनिट होती है, तो नो यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, जो SI यूनिट टाइप में होता है ना, कोई भी इकाई इसकी नहीं होती है। ठीक है। ये एक संख्या होती है बस। अब मोल का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मोल के 2 फॉर्मूले हैं, N इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m का मतलब होता है कि जो मास है, जैसे हमने दिया कि 50 ग्राम हाइड्रोजन या 50 ग्राम ऐसे करके हीलियम लिया गया है, तो ये जो दिया जाता है क्वेश्चन में या पूछा गया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वो हो जाता है मास। मॉलिक्यूलर मास हम निकालते हैं, जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, अभी हमने बताया था 1 होता है। वो कार्बन का कितना होता है, तो कार्बन का 12 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। या फिर अगर H2O का पूछा जाता है, तो H2O को निकालना भी हमने सीखा था ना, मॉलिक्यूलर मास। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, 18 आएगा। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, क्योंकि ये 2 हैं तो 2 और 16 मिलके 18 हो गए। ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है मोल का, आप चाहें तो कहीं नोट कर लेंगे। और मोल का एक दूसरा फॉर्मूला होता है N अपॉन Na। Na या N नॉट भी बोला था ना, N नॉट भी कहीं कहीं लिखा होता है 0, या फिर Na भी लिखा होता है। ठीक। तो ये होता है N का मतलब नंबर ऑफ एटम जो उन्होंने दिया हो क्वेश्चन में, जैसे नंबर ऑफ एटम या जो मॉलिक्यूल है या आयन को मान लीजिए दे रखा है 12.022 इंटू 10⁻23, ये दे रखा था। ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर हमको पता होता है कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। दोनों को सॉल्व कर देंगे, काट पीट देंगे, तो हमारा मोल निकल के आ जाएगा। अब इसको 1-2 एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है कि हमको क्या मोल निकालना है, 52 ग्राम दे रखा है हीलियम, तो 52 रखा हमने, और जो पहला वाला फॉर्मूला था वो लगेगा। और नीचे मोलर मास, हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4 होता है, काट दिया, कितना आ गया, मोल की संख्या आ गई 13, सिर्फ 13, कोई भी यूनिट नहीं होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉलिक्यूलर वो नंबर ऑफ एटम के ऊपर है कि कितना परमाणुओं की संख्या दे रखी है, गिवन है, इन्होंने दे रखा है 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है। एन का फॉर्मूला क्या होता था, N अपॉन Na, Na या N नॉट। तो N का मतलब है जो गिवन है परमाणुओं की संख्या, और Na की वैल्यू हमको हमेशा पता होती है, कभी भी पूछा नहीं जाएगा आपसे। तो Na की वैल्यू कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर जिसको कहते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बस इन दोनों को रखा हमने ऐसे बटे में और काट पीट दिया, और आंसर आ गया 2। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो हो सकेगा तो अगर आप कमेंट करके बताइएगा, अगर मुझे एक्सरसाइज बतानी होगी, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक्सरसाइज के ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ मिसिंग है, कभी कभी मोल दे रखा होता है और इन्होंने मास पूछ लिया, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और भी बता देती हूँ, जैसे इन्होंने दे रखा है कि यहाँ पर मास पूछा गया है, हाँ, और मोलर मास हमको खुद निकालना होता है, कभी पूछेगा नहीं। तो 0.5 मोल दे रखा है, तो मोल को हमने इधर रखा, और मास हमको नहीं पता है, N2
N2 गैस है ना, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और 14 गुणे 2 मतलब 28 हो गया। अब 28 को यहाँ पे इंटू कर देंगे, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, अब इसकी यूनिट होगी, मास की यूनिट ग्राम होती है, मोलर मास की भी यूनिट ग्राम में ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई नो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी उतनी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, उतने सोर्सेज मेरे पास अभी नहीं हैं, लेकिन मैं आगे चल के बिल्कुल कोशिश करूँगी या अपने प्रयास में लगी हुई हूँ कि जैसे ही चीज़ें बेटर होती हैं तो मैं इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि अभी फ़ोन में इसको एक्सप्लेन कर पाना उतना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जितने भी वनडे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने अपने लेवल पर बता दिए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप बताइएगा, और एक्सरसाइज मुझे एक्सप्लेन करनी है या नहीं करनी है तो आप बताइएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं इतना नहीं कर रही हूँ। सो उसके ऊपर नेक्स्ट एक वीडियो बना दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो शेयर कर दीजिएगा। खासकर जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको प्लीज़ आप शेयर करिए, सो दैट मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू।